साथ निभाओ, ये सारे मिलके इनका साथ निभाओ। हो जा चारा दिल का उजाड़ा, हो जा चारा दिल में उजाड़ा, सब यूं मनाने से तेरे इस हलाल सरकार बिना लालो पन्ना पारा से जिंदर सिंह जिया विशाल के ओ जिंदर सिंह जिया विशाल के और उड़ान से हमारे बुजुर्ग जी 200 रुपए से मान सम्मान करते, बार बार धन्यवाद। नंबर 4 लाख में क्या लिख दिया प्रचारी ने? दिलीप कुमार प्रचारी, ऊपर चारी ओके दीपक कुमार पर चारी हर एक बीमारी आ रही है अपने तेरा क्यों होता मैं क्या है? दिलीप कुमार प्रचारी, ऊपर चारी दीपक कुमार पर चारी और सारे मिलके बीजेपी की क्रमवारी, ये सारे मिलके बीजेपी की कानून बीमारी तेरे करूं प्यास दी गावे से, ये करूं प्यास भी गावे सवाल करुए आड़ा से बेईमान गुरु रविदास की गावे से आरिशा काम हो रहा है हमारे हल्के में। ये बचिंदर सिंह नूरो रगड़ साथ गुजारा से जिंदर सिंह जिया इस हल्के ने ओ तेरे बिना इस हल्के का, ओ तेरे बिना इस हल्के का कोड़ काला से बेईमान सरकार की गेला पलया पाड़ा से जिंदर सिंह जिया इस हल्के ने बता। भाई रेड्डी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भाई ब्रजेंद्र के स्वागत में, भावी मंत्री के स्वागत में। तो अब मैं भाई ब्रजेंद्र सिंह का गांव करसिंधु की इस पावन धरा पर पहुंचने पर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और कामना करता हूं कि जिस मकसद पर हम चले हैं उस मकसद में हम कामयाबी भी हासिल करें। और ये आपका ठहाका मारता हुआ पंडाल इस पावन धरा करसिंधु का ये दिखा भी रहा है कि यहाँ अब पंजा खिलने वाला है, पंजा खिलेगा और हमारे भाई ब्रजेंद्र एक अच्छे कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे भाई ब्रजेंद्र सिंह का हमारी पावन धरा करसिंधु पर पुनः स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं भाई साहब का यहाँ संबोधन के लिए आमंत्रण करता हूँ। आइए और भावी मंत्री जी संबोधन करेंगे पावन धरा करसिंधु के लोगों को। भाई साहब। आज करसिंधु पहुंचने पर मुझे जो सारे युवा साथियों ने जो मेरा स्वागत किया है और जुलूस की शक्ल में मुझे गांव के बीच में लाए हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। करसिंधु के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों और हमारे पत्रकार साथियों, मुझे आज भी सन 1989 याद है। मेरे पिताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे दूसरी बार और मैं उस समय 16.5-17 साल का था, स्कूल में पढ़ता था। तो मैं भी जैसे और बच्चे घूमते हैं उसी तरह से मैं भी उनकी गाड़ी में बैठ के चल रहा था। और ये इलेक्शन से 2-3 दिन पहले की बात थी और मुझे अभी भी याद है कि हमारे हल्के के 2-3 जो बड़े बड़े गांव हैं, क्योंकि उस समय का जो चुनाव था वो बहुत
आखिरी के 4 दिन में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि उसमें सब कुछ बदल गया था। और जब हम इन गांव में आए थे तो मुझे वैसे तो राजनीति का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। और वो दिन है और एक आज का दिन है जब मुझे आप जिस गाजे बाजे के साथ यहां पर लेके आए हैं। समय बलवान होता है, समय चीजों को बदलता है। मेरा बहुत समय से मानना था कि हमारे हल्के में जो लकीरें खिंची हुई हैं वो बहुत गहरी खिंची हुई हैं और वो शायद इतनी गहरी खिंची हुई हैं कि मिट नहीं सकती। लेकिन इस बार का चुनाव, मैं पिछले 3 महीने से हल्के के सारे गांव में जा चुका हूं और मुझे भी इस बात का आभास है, जबकि अब तक मैं सही कह सकता हूं मुझे राजनीतिक ज्ञान इतना नहीं है, मेरे को उतनी समझ अभी तक नहीं आती कि किस गांव का समीकरण क्या है, कौन किस हिसाब से वोट डालेगा, किस हिसाब से धड़े बने हुए हैं, किस हिसाब से जात पात का हिसाब चल रहा है। लेकिन मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद उचाना में जो एक खींच के जो चुनाव चलते थे वो शायद इस बार नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम सब इस बार एक ही तरफ खड़े हैं। और करसिंधु आपका तो बड़ा गांव है, करीब करीब हमेशा कैंडिडेट ही होता था और बड़ी पार्टी का होता था, तो उस नाते एक जो प्रतिस्पर्धा जो होती थी, जो एक होड़ लगती थी या जो एक चुनाव लड़ा जाता था, उसका माहौल कुछ और होता था। लेकिन इस बार उस चीज में मैं देख रहा हूं कि बहुत फर्क पड़ा है और इसीलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। खास तौर पे मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग साइडों में घरों में बैठे हैं या माताएं बहनें ऊपर छतों पर देख रही हैं, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि वो जो लकीरें थी शायद उनको मिटाने में ये इलेक्शन कामयाब हो जाएगा और हमारा जो एक भाईचारा है वो सदैव बना रहेगा। मैं इसका धन्यवाद उस घटनाक्रम को देना चाहूंगा जो अपने आप घटा, वो किसी ने बनाया नहीं, हमने किसी को यहां से चुन के भेजा, बहुत हसरतों के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ मेहनत करके यहां से बड़े रिकॉर्ड मतदान के साथ यहां से जिता के भेजा, सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पद पे भेज दिया। लेकिन उसके बाद उनकी अपनी जो खुद की कारगुजारी थी उसी का नतीजा था कि आज हम यहां खड़े हैं। और मुझे तो ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं है कि मैं करीब 4.5 साल बीजेपी का, 4.25 साल बीजेपी का सांसद रहा। इस नाते भी मैं आपसे 2 बातें जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कई लोग कहते हैं, खास तौर पे जो विरोधी हैं या पत्रकार साथी, क्योंकि उनका एक सवाल पूछने का तरीका होता है कि जी आप राजनीति की हवा का रुख देख के बदल गए। और मैं इसके बारे में ज्यादा तो क्या जवाब दे सकता हूं, क्योंकि जब आदमी दल बदलता है तो यह आरोप तो लगता है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ईमानदारी से बात साझा कर सकता हूं कि मैं सांसद जरूर बना था, उस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, एक मौका दिया था, एक बड़ा आंधी तूफान का वो इलेक्शन था और उस नाते मुझे बहुत भारी बहुमत से एक जीत मिली थी। लेकिन बहुत जल्दी मेरा मन जो था वहां विचलित होना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि जो मैं सोच के आया था यहां पे वो सब नहीं होने वाला, बल्कि उससे उलट होने वाला। क्योंकि जो असली जो बीजेपी का एजेंडा था वो सही मायने में 2019 के बाद खुलना शुरू हुआ है, उससे पहले तक ऐसा नहीं था। 2019 के बाद वो सारी चीजें जो विभाजनकारी चीजें हैं वो शुरू हुई। उसके अंदर खास तौर पे जो सबसे बड़े मुद्दे रहे, जिनका सीधा सीधा हमारे प्रदेश पे, हमारे इलाके पे, या ये कह लीजिए पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत है, उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो 2-3 चीजें थी। मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा की जो पहचान है वो बड़ी, आप किसी से भी यदि बाहर बात करेंगे तो हमारी पहचान 3 चीजों की वजह से है। एक तो किसानी की वजह से, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणा पंजाब में आया और पूरे देश का हमने ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से पालन पोषण किया करीब 40 साल तक। एक तो खेती, दूसरा फौज में हमारी भागीदारी। बहुत छोटी संख्या है हमारी आबादी के हिसाब से यदि देश से तुलना करें तो,
लेकिन बहुत भारी अनुपात में हमारे इस क्षेत्र से, पूरे हरियाणा से लोग फौज में जाते थे, जो जाते हैं अभी भी। और तीसरा खेल कूद, खासतौर पे पिछले 20-25 साल में हमारी एक अलग छाप है पूरे देश में। हम मात्र 2% आबादी वाला प्रदेश हैं, लेकिन हमारे जो मेडल लाते हैं खिलाड़ी, वो करीब करीब आधे मेडल लाते हैं, चाहे एशियन गेम हो, चाहे ओलंपिक में जो मेडल आने शुरू हो, या कॉमनवेल्थ गेम्स हो। जो टोकरी भर भर के मेडल्स आए हैं, उसकी जो असली भूमि है वो हरियाणा की है। और यह संयोग तो नहीं हो सकता कि इन तीनों चीजों पे एक के बाद एक हमला हुआ हो। पहले किसान कानूनों के माध्यम से, वो तो खैर आपका भला हो, आप लोगों ने इतना लंबा चौड़ा संघर्ष उसमें किया, 13 महीने तक दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे रहे, और अंत में मोदी जैसे शासक को भी अपना खुद का फैसला वापस लेना पड़ा। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन दूसरा फिर आई अग्निपथ स्कीम, वो भी मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूं। मैं डिफेंस कमेटी जो होती है पार्लियामेंट की, उसका मेंबर रहा हूं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि उस कमेटी के सामने अग्निपथ योजना की कभी प्रेजेंटेशन तक नहीं कही गई, कभी यूं भी नहीं बताया गया कि स्कीम में होना क्या है। और जब वो लागू भी होली, उसके बाद भी हम अनुरोध करते रहे, जी समझा तो दो इसमें होगा क्या, लेकिन नहीं किया गया। क्योंकि शायद उनको कई बार सरकार को यह हो जाता है, बहुत बहुत घमंड हो जाता है कि हमारा जो भी फैसला है वो ठीक रहेगा, सब यूं ही निकल जाएगा। मेरे को अभी भी याद है, मैं टीवी पे एक डिबेट देख रहा था, एक बहुत बड़ा जनरल कहता है कि अग्निपथ योजना बड़ी कामयाब है, जहां पे भी हमारे कैंप लगते हैं भर्ती करने के, हजारों की संख्या में युवा आते हैं। अब जनरल साहब को यह समझना चाहिए कि हजारों की संख्या बेरोजगारी की वजह से आ रही है। 4 साल की नौकरी लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। 4 साल की नौकरी कोई नौकरी नहीं है, और वो भी कच्चे की है। फौज की नौकरी का क्या बोलूं मैं उसको, कच्चाकरण करना, ये एक बड़ी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी फौज के साथ और हमारे देश के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात किया जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए, आपके यदि बच्चे फौज में हैं, उसमें से 3/4 यदि अग्निपथ योजना के तहत सिर्फ 4 साल के लिए वहां रहेंगे, जिसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, जिसको पेंशन नहीं मिलेगी, और खुदा ना खास्ता यदि वो शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, और उसके साथ वाले जो हैं वो उसी के भाई हैं, लेकिन उनकी नौकरी का स्वरूप अलग है। काम दोनों वही कर रहे हैं, काम दोनों बॉर्डर पर बंदूक लेके खड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क कर दिया। क्या कोई भी संस्था ऐसी हो सकती है जहां पे इस प्रकार का भेदभाव वो अपने ही लोगों के साथ कर रहे हों और वो कामयाब हो जाए आगे जाकर? सोच के देखिए कभी। और सोचना भी क्या था, उसका तो प्रमाण दिखने लग गया। हमारे यहां से या आसपास का इलाका राजस्थान आप देखो, फौज की भर्तियों के लिए जो एक जोश होता था, जो बच्चे ट्रेनिंग करते थे 2-2 साल तक फौज में जाने के लिए, उनकी संख्या घट के मेरे ख्याल से 10 या 15% पे आ गई। मेरे को लोकसभा का चुनाव याद है, एक अखबार ने कवरेज करी थी राजस्थान की एक जगह की, नागौर जिले में पड़ता है वो पूरा का पूरा शहर जो था वो फौज में भर्तियों की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध हो गया था। वहां पे एक हॉस्टल में 1500 से 2-2000 बच्चे वहां पे ट्रेनिंग करते थे। और जब उस पत्रकार ने वहां जाके अपनी रिपोर्ट करी तो उस हॉस्टल में मात्र 150 बच्चा बचा हुआ था, क्योंकि वो 4 साल वाली नौकरी के लिए कोई नहीं 2 साल अपना पसीना बहाएगा कि 4 साल में फिर वापस भेज देंगे। तो ये हमारे साथ के, मेरा इसमें एक और भी मानना है, जब यह आंदोलन चल रहा था किसानों का, तो बहुत से लोग जो थे वो घर आ जाते थे मिलने, तो मेरी उनसे चर्चा होती थी और मैं उनको तब एक चीज कहता था, मैंने कहा आपका आंदोलन बड़ा मजबूती के साथ चल रहा है, लेकिन मुझे यह जरूर लगता है कि इसका कोई ना कोई परिणाम दूसरा भी होगा कभी ना कभी, और उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेरा आज भी यह मानना है कि ये जो अग्निपथ योजना लाई गई, ये इसीलिए लाई गई कि सरकार को जो अपने फैसले वापस लेके जो उनके अंदर एक भावना पैदा हुई थी, मुझे लगा वो द्वेष की भावना से, एक बदले की भावना से एक ऐसी स्कीम लेके आए
जिसमें हमारा जो युवा है, जो बड़ी शिद्दत से देशभक्ति के भाव से उस फौज में भर्ती होने के लिए जाता था, उसके ऊपर उन्होंने चोट करी। पूरी अर्थव्यवस्था है हिलती है जो इससे, क्योंकि बहुत भारी संख्या में हमारे कई जिले ऐसे हैं जहां पे बहुत भारी संख्या में लोग फौज में जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कह सकते हो कि प्रश्न चिन्ह लगा दिया और संख्या को घटा दिया। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो महिला पहलवानों का था। उनको जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया गया, और क्या मांग थी? मांग सिर्फ यही थी ना कि आप इसमें कार्रवाई करो, इसमें पुलिस की इंक्वायरी कराओ, इंक्वायरी में जो आए उसके बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी थी। तो ये इस तरह की चीजें थी जो बनी, और ये निरंतर 3 साल का एक सिलसिला था। और मैंने करीब 1.5 साल पहले अपना मन बना लिया था कि मैं यहां नहीं रह सकता, और मेरी कांग्रेस में बात भी शुरू हो गई थी। हां, लेकिन यह जरूर था कि मैं कांग्रेस में किसी धड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो मेरी बात सारी ऊपर हो रही थी। ऊपर के जो 2-3 नेता हैं, मैंने सिर्फ उनसे जिक्र किया था और वो बड़े खुश थे। और लेकिन वो एक समय लगा, समय होते होते मार्च के महीने में मेरे को पार्टी के अंदर ज्वाइन करना पड़ा। और जो लोग कहते हैं ना कि मैंने राजनीति की हवा का रुख देख के बदला, हवा का रुख देख के बदला होता तो मैं सौदा करके गया होता। सौदा कम से कम ये तो होता कि मैं बीजेपी का इकलौता एमपी हूं जो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में आने लग रहा हूं, तो मेरी टिकट तो पक्की होगी। और मेरे को बाद में जब ये टिकटों वाला सिलसिला शुरू हुआ, बहुत नेता सिर्फ एक ही सवाल पूछते थे कि जी आपको कमिटमेंट तो कर रखी है ना? मैंने कहा जी कमिटमेंट नहीं, मैंने लिखत में तो ले नहीं रखी और ना मैंने यूं पूछ रखी। मैं एक साधारण स्वभाव से मैं पार्टी ज्वाइन की थी। हाँ, ये मेरी मान्यता जरूर थी कि ऐसी परिस्थिति में मेरे को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये कहना कि राजनीतिक हवा का रुख देख के मैं बदला, ऐसा नहीं था मेरे भाइयों। इस बात का मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूं। हां, ये जरूर है कि हमारी सारी जो पृष्ठभूमि रही है राजनीति की, वो कांग्रेस की रही है। और वैसे तो ये बड़ा अजीब सा आज सिलसिला है कि करसिंधु हुआ या और ये हमारे बड़े बड़े गांव हुए, ये कभी कांग्रेस प्रेमी नहीं थे। मेरे पिताजी ने जो 50 साल की राजनीति यहां की है, वो करीब सारी की सारी कांग्रेस की थी। और बड़ा भारी एक आपस में आप उसको स्पर्धा कह लीजिए या होड़ कह लीजिए, एक तरफ कांग्रेस होती थी और दूसरी तरफ लोकदल होती थी। लोकदल या उसका जो भी नाम, क्योंकि कई नाम लोकदल के बने बीच बीच में, या वो होती थी। उस नाते चुनाव होता था। ये परिस्थितियां तो अब बदली हुई हैं कि सारा लोकदल जो है वो ऐसा लगता है वो अब उनको कांग्रेस अच्छी लगनी शुरू हो गई। तो ये समय की बात है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा आज यहाँ आपके बीच में आना, आप लोगों का मेरा स्वागत करना और यहाँ आप सब बैठ के मेरे को जो सुन रहे हैं, ये समय की देन है। ये किसी का बनाया हुआ या किया हुआ नहीं है। ये समय का चक्कर ऐसा चला है कि हम आज स्थिति में खड़े हैं। और मैं आपसे ज्यादा बड़ी बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के दिन हमारे प्रदेश में और हमारे हलके में, क्योंकि उसमें सिर्फ हलके की बात नहीं है, हलका भी उससे पूरी तरह से ग्रस्त है, जो बेरोजगारी का दंश है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथ जो युवा साथी हैं, ये इनके कहने से नहीं है, ये सरकार का पार्लियामेंट में बाकायदा लिखित में दिया हुआ जवाब है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर अगर कहीं है तो वो हरियाणा में है। और ये इसके बावजूद कि हमारा करीब करीब 1/3 या 1/4 जो प्रदेश है वो एनसीआर में पड़ता है, मतलब दिल्ली के इर्द गिर्द है, जहां फैक्ट्रियां भी हैं और भी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी का ये आलम है। तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, वैसे तो औपचारिक रूप से अभी उसका वो आपके बीच में आना है, लेकिन जो घोषणा पत्र है उसमें 2 लाख रोजगार देने की बात की गई। कई लोग पूछते हैं जी 2 लाख रोजगार कहां से, इसका सृजन कहां से हो जाएगा, ये कहां से पैदा हो जाएंगे? ये कोई नए नहीं बनाने हैं, ये वो हैं जो खाली पद पड़े हैं, जिनको भरा नहीं जा रहा। क्योंकि बीजेपी की पता नहीं किस वजह से मानसिकता है
कि वो पक्की नौकरी कहीं भी नहीं देना चाहते। उनको परहेज है पक्की नौकरी से, और उसमें सिर्फ उन्होंने प्रदेश की सरकारों तक ही सीमित नहीं रखा, जिस पे मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूं कि हमारी फौज को भी कच्चे की नौकरी बना दिया कि पेंशन पुंशन ना देनी पड़े। आज के दिन पूरा का पूरा जो हमारा कर्मचारी वर्ग है वो आंदोलित है, वो ओपीएस के लिए है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए। तो लेकिन जो मैंने आपको बताया, बीजेपी की मानसिकता में परमानेंट नौकरी देना ऐसा है जैसे पता नहीं क्यों वो उससे कतरते हैं, क्यों उससे भागना चाहते हैं, और हजारों हजार पद चाहे हरियाणा के हों या देश की सरकार के हों वो खाली पड़े हैं। आपको मैं थोड़ा जानकारी के लिए बताऊं, रेलवेज का आपको पता होगा, रेलवेज में करीब 1.5 लाख नौकरियां खाली पड़ी, 1.5 लाख नौकरियां, और इम्तिहान की डेट अनाउंस कर देते हैं, प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, 6 महीने 8 महीने वो चलती है और फिर पेपर लीक हो जाए, कहानी खत्म। मुझे उसमें भी खेल लगता है कि लेने की इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है, इसलिए पूरी प्रक्रिया में साल 1.5 साल निकाल कर जहां थे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे बीच में हैं, इनको आगे लेके हम जाएंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे इस इलाके में जो सबसे बड़ी कमजोरी है किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री ना होना, वो बहुत बड़ी, और यही कारण है कि आपके पास इंडस्ट्री कभी बनी नहीं। खेती अब जैसी थी वो आपको पता है, छोटी छोटी इकाई बन गई हैं, परिवार बड़े हो गए हैं, सरकार में नौकरियां हैं नहीं, तो ये सारे युवा क्या करने लग रहे हैं? वो नया रास्ता निकाला है कि घर बेच के, जमीन बेच के, संसाधन बेच के, किसी भी तरह से पैसे इकट्ठे करके कानूनी या गैर कानूनी तरीके से, और डंकी बोलते हैं जिसको, उस माध्यम से विदेश जाने का प्रयास होता रहता है। ये चीज हमारे यहां नई है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा पंजाब की तरह विदेश में जाने का बड़ा चलन रहा हो कभी। ये बड़ी तुरंत की देन है ये सारी की सारी, और ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। खेती, सरकारी नौकरी, इंडस्ट्री ना होना और ये पलायन, ये सारी एक कड़ी है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब ये कि पूरी व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, और उसको यदि हमें सुधारना है तो उसमें पहला कदम, मैं ये नहीं कहता कि आखिरी कदम, पहला कदम यह है कि बीजेपी की सरकार से निजात पानी है ताकि इस पर काम किया जा सके। तो मेरा तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो 5 तारीख का जो चुनाव है उसमें आपको सिर्फ ये चुनाव नहीं करना कि आपने कांग्रेस को जितवाना है या किसी और को, उसमें आपने अपने राजनीतिक विवेक का दूसरा इस्तेमाल भी करना है। क्योंकि यहां पे जो लोग कांग्रेस का दम भरते थे, कांग्रेस के नाम पे राजनीति कर रहे थे, वो आज उसी कांग्रेस को हराने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीधा सीधा मतलब क्या है कि बीजेपी की मदद करना चाह रहे हैं। तो ये चीज आपको देखनी समझनी है। आज मेरे ख्याल से सारे आलिए आपके यहाँ, मेरे को पता लगा था कि सबका प्रोग्राम बना है एक एक करके। तो भाई मेरे आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस राजनीति को जरूर समझ लेना। आपका बड़ा गांव है और राजनीतिक तौर पे बहुत सुलझा हुआ गांव हमेशा रहा है। हमेशा आप लोगों ने जो आपका राजनीतिक हित है उसको आपने बचाने का प्रयास किया और बचा के रखा है। एक बार फिर हमारे सामने परिस्थिति ऐसी है कि हम एक, क्या बोलते हैं वो अभिमन्यु किसमें फंसा था, चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह रचने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आदमी तो बोलते हैं उनमें घना जोर है नहीं, लेकिन एक प्रयास है, और प्रयास सिर्फ कुछ वोटों को छटकने का है। वो वोट आपने लोकसभा में नहीं छटकने दिया, सीधा सीधा मुकाबला हुआ और कोई तीसरे पक्ष को कोई वोट नहीं दिया आपने। मेरा आपसे अभी भी अनुरोध यही रहेगा, मुकाबला है वो सीधा और स्पष्ट, हमारे हल्के में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला है, और उसमें हमारा मत, मुझे पूरा विश्वास है, कांग्रेस के पक्ष में आपका जाएगा। और ऐसी कोई भी शक्ति या कोई भी ऐसे उम्मीदवार जो इस वोट में सेंधमारी से ज्यादा की कैपेसिटी जिनकी नहीं है, जिनकी मार नहीं है, आप उनको नकारेंगे, आप उनको इस प्रतियोगिता से, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, उसमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का, और खास तौर पर मेरे जितने युवा साथी हैं, क्योंकि मेरे साथ मैं तो पहली बार एमएलए के चुनाव के हिसाब से आया हूं
और इनमें बहुत से साथी मेरे साथ पिछले करीब 3-4 महीने से संपर्क में रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है जो इन्होंने मुझे सम्मान दिया है, जो मुझे इन्होंने सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आभारी हूं, क्योंकि युवा शक्ति ही है जो अब जो चुनाव चल रहे हैं पिछले कुछ साल से और आगे तक जो चलेंगे, उसमें युवा शक्ति है जो निर्धारण करेगी। क्योंकि ये भी चीज अब कम होली की घर में एक बड़े ने फैसला कर दिया और पूरे कुनबे ने एक तरफ वोट डाल दी। अब हर व्यक्ति अपना अलग अलग सोचता है। जो खास तौर पे युवा जो है, ये सारा युवा सोशल मीडिया का है। ये बहुत अपना समय लगाते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसको देखने में। तो ये सारे जागरूक हैं। ये ऐसा नहीं है कि इनको पता ना हो और सिर्फ एक ही मान के चलेंगे। तो मेरा तो इन सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाली 5 तारीख तक अपनी कमर कस के सारे इस संघर्ष में जुड़े रहेंगे और जो एक हवा जो प्रदेश में चल रही है, उस हवा को आंधी में बदलने का काम हम सब मिलकर करेंगे, ताकि 8 तारीख को जब नतीजे आए तो कांग्रेस को एक बहुत भारी बहुमत से हम सरकार में लेके आए। और ये भाई मेरे को बार बार भावी मंत्री कह रहा था। मेरा मानना ये है, एक समय पे एक कदम लेना चाहिए। फिलहाल कदम ये है कि 5 तारीख को इलेक्शन है, वो लड़ना है, वो जीतना है, उसके बाद बाकी चीजें होंगी। लेकिन आपका वजन जरूर राजनीति में इतना है कि आपको अपने अधिकार का, अपने वजन के हिसाब से जो पद है वो भी जरूर मिलेगा। उसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सबसे पहला प्रोग्राम मांगा सरपंच का लाडुओं के साथ तोल लेंगे भाई, वहां पहुंच जाए, सारे लाडुओं के साथ सम्मानित किए जाएंगे। मांगा सरपंच का